Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 10th of September 2021। 10 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, सी गार्डियन ऑफन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सी गार्डियन इनमें से किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, बी इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, C advanced research vessel, या D stealth guided missile destroyer। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्नि प्राइम मिसाइल। तो अग्नि प्राइम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज कंसिडर्ड इट इज कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विद रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, द अग्नि P विल रिप्लेस द पृथ्वी अग्नि 1 एंड अग्नि 2 मिसाइल्स। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रोजेक्ट डेविल इज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोजेक्ट डेविल इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग बाय रॉ, सी डेवलपमेंट ऑफ स्टील्थ फ्रिगेट्स फॉर इंडियन आर्मी, या डी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स। आपको बताना इनमें से किससे रिलेटेड है। सो these are the 3 questions. Please do try to answer these questions in the comment section below. आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, झारखंड क्लियर्स बिल फॉर 75% कोटा फॉर लोकल्स इन प्राइवेट जॉब। तो झारखंड ने बिल क्लियर किया जिसमें 75% 75% कोटा जो रहेगा वो लोकल्स के लिए यानी कि डोमिसाइल होल्डर्स के लिए रहेगा इन प्राइवेट जॉब्स एज वेल, प्राइवेट जॉब्स के लिए। अब झारखंड असेंबली ने ये बिल पास किया है जिसमें 75% रिजर्वेशन लोकल पीपल के लिए फॉर प्राइवेट सेक्टर अप टू 40,000 सैलरी अ मंथ। अगर 40,000 तक की सैलरी है तो 75% जो जॉब्स रहेंगी वो झारखंड के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को, झारखंड के लोगों को ही देनी पड़ेगी। पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। इक्वालिटी का इम्प्लीकेशन इनमें से क्या होता है? एब्सेंस ऑफ व्हाट? एब्सेंस ऑफ व्हाट इज इक्वालिटी? ए प्रिविलेजेस, बी रिस्ट्रेंट्स, सी कॉम्पिटिशन, या डी आइडियोलॉजी। तो आपको बताना है कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ व्हाट। ऑप्शन ए इज प्रिविलेजेस, बी इज रिस्ट्रेंट्स, सी इज कॉम्पिटिशन, या डी इज आइडियोलॉजी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप इसको अटेम्प्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या इसका आंसर है। अब यहाँ पे हुआ क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो झारखंड ने रूल निकाला उसमें उन्होंने ये कहा है कि एवरी एम्प्लॉयर जो एवरी एम्प्लॉयर है, एवरी एम्प्लॉयर shall fill up to 75% of the total existing vacancies on the date of notification of this act and subsequent thereto by local candidates। तो local candidates के थ्रू उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा every employer shall register such employees receiving gross monthly salary as wages not more than 40,000। तो 40,000 से कम तक के लोगों के लिए है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर the bill provides for the local MLA to supervise the employment procedure and issue directions to the employer concerned as it may deem fit। तो वहाँ का जो local एमएलए रहेगा वो सुपरवाइज करेगा एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर, कैन इशू द डायरेक्शंस एंड ऑल। एंड इस एक बार ये नोटिफाई हो जाएगा अगर लॉ, तो झारखंड विल बिकम द 3rd स्टेट इन द कंट्री आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा। तो हरियाणा और आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड तीसरा ऐसा स्टेट बन जाएगा जो कि इस तरीके का लॉ पास करने वाला स्टेट है। 2019 में आंध्र प्रदेश ने पास किया था इसी तरीके से लॉ। सेम जून अभी इसी जून में हरियाणा ने पास किया है रिजर्विंग 75% ऑफ द कोटा फॉर द लोकल पीपल इन प्राइवेट जॉब्स विद मंथली सैलरी लेस देन 50,000। तो हरियाणा ने जो किया है वो 50,000 से कम की सैलरी के लिए है, झारखंड ने 40,000 से कम की सैलरी के लिए किया है। ठीक है ना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। ऑलरेडी आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 16 जो है वो बोलता है कि इट गारंटीज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में इक्वल ट्रीटमेंट की बात आर्टिकल 16 करता है, यानी कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का जो केस था वो थोड़ा स्पेशल केस था। अगर आप लोग सोचे कि आंध्र प्रदेश ने क्यों किया, तो आंध्र प्रदेश का थोड़ा स्पेशल केस भी है ना, निजामत और ये सब आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्लियर गाइडलाइंस नहीं दिए हैं इस रिगार्ड में। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देता है, और अभी इसलिए उन्होंने अभी तक कभी ऐसा नहीं कहा कि हाँ आप इस तरीके के रिजर्वेशन लॉस बना सकते हो। ये भी आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा है।
16(2) आर्टिकल जो है वो कहता है नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम कैन बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी कि स्टेट के अंतर्गत आने वाले किसी भी एम्प्लॉयमेंट में आपको सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता या उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, या प्लेस ऑफ बर्थ आपका कुछ और है, या रेसिडेंस कुछ और है, या सेक्स कुछ और है, या डिसेंट कुछ और है, या रेस कुछ और है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेता आया है, एंड आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इस लॉ में भी यही जजमेंट लेगा कि ये जो है ये नल एंड वॉइड घोषित करेंगे। लेकिन एक लॉ ऐसा भी है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 16(3) जो कि बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन बाय सेइंग दैट पार्लियामेंट में मेक अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंट फॉर जॉब्स इन पर्टिकुलर स्टेट्स। तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में एक रिक्वायरमेंट बनाई जा सकती है बाय पार्लियामेंट में, दे मे मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस फॉर जॉब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए कि ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है। इसलिए अगर झारखंड चाहे तो इस तरीके का रूल नहीं निकाल सकती, हाँ, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो स्पेशल एक स्टेटस देते हुए झारखंड को जरूर कर सकती है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डोमिसाइल के बेसिस पे रिजर्वेशन को मना करता है, इसलिए ही मैं कह रहा हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इट माइट डिक्लेयर दिस लॉ एज नल एंड वॉइड, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, आप सबको पता ही। नेशन जो है हमारा कंट्री जो है वो बहुत एक बड़ी ज्योग्राफिकल यूनिट है जिसमें अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़, अलग अलग आइडियोलॉजीज़, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग रेस, अलग अलग जगह के लोग हैं। एंड ऐसे में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, अगर हम वो देखें, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा अगर हम इस तरीके का लॉ निकालते कि हरियाणा के लोग हरियाणा में जॉब करेंगे, झारखंड के लोग झारखंड में जॉब करेंगे, है ना। तो अगर इस तरीके के लॉ हम निकालने लगे तो एक अलग अलग आइसोलेटेड यूनिट्स कंट्री के अंदर बन जाएंगी। एंड इंडिया में जो कंसेप्ट है वो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, जैसा कि अमेरिका में होता है कि आप कोलोराडो के भी एक सिटीजन कहलाएंगे और आप अमेरिका के भी सिटीजन कहलाएंगे, आप ह्यूस्टन के भी सिटीजन कहलाएंगे, आप अमेरिका के सिटीजन कहलाएंगे, आप टेक्सास के कहलाएंगे, आप नेवाडा के कहलाएंगे, है ना। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इंडिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप सिटीजन ऑफ हरियाणा या सिटीजन ऑफ झारखंड नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है जो कि और ये डिस्क्रिमिनेट करती है, डेफिनेट सी चीज़ है, ये डिस्क्रिमिनेट कर रही है। अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे, ठीक है, अगर सपोज करिए मैं अगर राजस्थान में जॉब करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ कि मैं गुजरात में करना, तो ये मेरी फ्रीडम होनी चाहिए ना, बिकॉज एज अ होल एंटिटी तो हम इंडिया के ही पार्ट हैं और एज अ होल हम इंडिया की ही बात करते हैं। 1984 में डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में द इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉइल वाज डिस्कस्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रूल किया हुआ है रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से ही प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन जो है उसको मतलब नल एंड वॉइड ही घोषित किया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आपको 1984 में रूलिंग थी डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सन्स ऑफ द सॉइल डिस्कस किया गया था एंड कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया था दैट such policies would be unconstitutional। ये पॉलिसीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, ये ऑलरेडी उन्होंने कहा था, बट एक्सप्रेसली रूल उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था केस टू केस बेसिस पे और राइट टू इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए इसको डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1995 केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड द ऑब्जर्वेशन इन 1984 रूलिंग टू स्ट्राइक डाउन स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी दैट गिव 5% एक्स्ट्रा वेटेज टू अ कैंडिडेट। तो आंध्र प्रदेश का एक लॉ था जो 5% एक्स्ट्रा वेटेज दे रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित किया था 1995 में इन सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस था। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स इन राजस्थान, जहां पे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने प्रेफरेंस दी थी एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट, है ना। इसके अलावा 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उसने स्ट्रक डाउन किया है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय यूपीपीएससी, जिसमें उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है फॉर विमेन हु आर ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश अलोन। तो विमेन हु आर ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश अलोन का नोटिफिकेशन आया था यूपीपीएससी में, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित किया था, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेगा। तो अब देखते हैं कि झारखंड वाला लॉ स्टैंड करता है या नहीं करता है। दूसरा जो न्यूज़ है वो है क्वेकरटाक अवानार लेक आइलैंड के बारे में। क्वेकरटाक अवनार लेक आइलैंड।
अब ये जो आइलैंड है मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली कि जो कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड है उससे ऊपर भी अब एक अनइनहेबिटेड आइलैंड ढूंढा गया है जो पहले अननोन था, ठीक है ना। अभी तक जो था वो ग्रीनलैंड के ऊपर का एक आइलैंड था जिसको कि सबसे हाईएस्ट माना जाता था, नॉर्थ पोल के सबसे करीब माना जाता था। बट अब ये क्वेकरटाक अवनार लेक जो है विच इज़ मेजरिंग 60 into 30 meters and with a peak of 3 meters above the sea level, it has now became the new northernmost piece of land on the earth। पहले इसका नाम नहीं रखा गया था, अब इसका नाम रखा गया है। इसके पहले जो जगह थी उसको उडाक बोलते थे, UOODAQ, उडाक। पहले उडाक थी सबसे नदर्न मोस्ट, अब ये आपका क्वेकरटाक अवनार लेक, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैप में, तो दिस इज़ द मैप एंड मैप में ही आपको दिख रहा होगा इधर साइड ये ग्रीनलैंड है और ये 780 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द आइलैंड कॉल्ड उडाक से 780 मीटर ऊपर अब ये आइलैंड आपको मिला है आपका क्वेकरटाक अवनार लेक आइलैंड, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ यहाँ पे मूव कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी, तीसरी जो न्यूज़ है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी कमेंसेस बायलैटरल एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स। तो ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रही है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी ने कमेंस किया है बायलैटरल एक्सरसाइज, ऑस इंडेक्स इसका नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड ऑस इंडेक्स इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। दिस स्टार्टेड इन 2015 एंड दिस इज द 4th एक्सरसाइज, ये 4th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। IITs टॉप्स द सेंटर्स रैंकिंग फॉर 2021। तो अब 2021 का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाला है जिसमें अगर टॉप 10 ओवरऑल टॉप 10 की बात की जाए तो IIT मद्रास जो है उसने टॉप किया है, फिर IISc बेंगलुरु जो है वो 2nd नंबर पर है, IIT बॉम्बे 3रे पे है, IIT दिल्ली 4थे पे, IIT कानपुर 5वें पे, IIT खड़गपुर 6वें पे, IIT रुड़की 7th पे, IIT गुवाहाटी 8वें पे, JNU दिल्ली 9th पे एंड 10th पे है BHU वाराणसी। तो ये 10 जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये टॉप 10 में है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, ठीक है ना। JNU भी टॉप 10 में है और BHU भी टॉप 10 में आया है। अदरवाइज रैंक 1 जो है वो IIT मद्रास की है और रैंक 2 जो है वो IISc बेंगलोर की है। ये रैंकिंग निकाली जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको बोलते हैं। पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD थी एक्चुअली में जिसने इसको स्टार्ट किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने 2015 में 2015 में याद रखेगा दिस NIRF जिसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं ना, NIRF, तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव है कि इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पीट करने के लिए थोड़ा तैयार करना, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को और ज़्यादा इसको ग्रो करना ताकि लोग इंडिया में ही पढ़ें, बाहर के लोग भी इंडिया में आए, ऐसी बात है ना। एंड NIRF जो है इट इज़ गुड क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस अगर आपको पता करने तो उसके लिए भी NIRF एक अच्छा क्राइटेरिया डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है ना। एंड जैसा कि मैंने आपको टॉप 10 रैंक बता दी। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो IISc को रैंक 1 मिली है विच इज़ फॉलोड बाय JNU एंड देन BHU। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो IISc रैंक 1 है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो 2nd पे है एंड BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो 3rd पे आती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, अमृता विश्वविद्यालय पीठम कोयम्बटूर में है, जामिया मिलिया इस्लामिया है न्यू दिल्ली में, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, जाधवपुर यूनिवर्सिटी है, ये सारे फिर आगे की रैंक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 12th रैंक पे रखा गया है, याद रखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 12th पे है। अगर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो IIT मद्रास जो है वो टॉप पे है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो IIM अहमदाबाद जो था वो रैंक 1 पे था, फिर IIM बेंगलोर जो है वो रैंक 2 पर है। तो ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग है। तो ये जो है NIRF रैंकिंग आपको बता दी 2015 में पहली बार निकाला गया था। ब्रिक्स सीक्स इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। तब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ब्रिक्स ने कहा है कि हम एक तो काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान लेने वाले हैं, अडॉप्ट करने वाले हैं, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। तो याद रखिएगा इस बार का जो ब्रिक्स समिट था 13th ब्रिक्स समिट था, इसको होस्ट किया था इस बार इंडिया ने। इंडिया वाज द होस्ट नेशन इस बार का जो था ब्रिक्स का, एंड इसको वर्चुअली ही रखा गया था लुकिंग एट द कोविड एंड ऑल। तो कोविड के कारण इसको वर्चुअल रखा गया था, लेकिन इसमें बात जो की गई, एक तो अफगानिस्तान की बात की गई कि अफगानिस्तान में पीस जो है इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान की जो सॉइल है वो टेररिज्म के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा यूज़ ना की जाए, और उसके लिए एक इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग की ज़रूरत है ताकि अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। तो अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान की बात की गई है इस वाले ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर इस बार जो फोकस था वो टेररिज्म की तरफ दिया गया है, ठीक है ना। अफगानिस्तान पर डिस्कशन किया गया, यूएनएससी के रिफॉर्म्स पर डिस्कशन किया गया है ना। इसके अलावा जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जहाँ पे 100 पैसेंजर्स की जान गई थी बॉम्ब विस्फोट में, उसका काफ़ी उसकी बुराई की गई उसके ना। एंड एक डॉक्यूमेंट था जिसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो अभी रिसेंट अगर आपसे कभी यूपीएससी पूछ ले कि रिसेंटली द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो न्यूज़ में था वो किसके लिए था, तो वो है दैट इज़ फॉर द ब्रिक्स 13th मीटिंग, जो ब्रिक्स की 13th मीटिंग है। एंड उसमें क्या कहा गया है, फॉर एड्रेसिंग द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड अपहोल्ड राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज। दो मेन चीजें याद रखेगा, एड्रेसिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान एंड अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज। वुमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज के राइट्स को अपहोल्ड करने की बात भी की गई है। अब अगली जो न्यूज़ है वो है फोर्ड ने शट डाउन कर दिया चेन्नई सानंद का प्लांट। 4000 जॉब्स जो है लाइन में है, तो फोर्ड अपने प्लांट्स बंद कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इंडिया से बंद कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हो गया, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग एंड दैट इज़ व्हाई दे आर शटिंग डाउन दीज प्लांट्स। तो चेन्नई सानंद के प्लांट्स उन्होंने बंद कर दिए। अब जॉब्स ऑब्वियस ही बात है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम कर रहे थे उन सबके जो जॉब्स हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम्स। एडिटोरियल मैं बता रहा हूँ आज 2 थे, लेकिन दोनों ही आज डिस्कस करने होंगे। एडिटोरियल नहीं है तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में जो फॉल आउट हुआ है हमने कई बार डिस्कशन किया है, द सेम थिंग इज देयर, है ना। दैट इज द थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं हम क्या डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। C295 याद रखिएगा, C295 इंडक्शन क्रिटिकल फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो अब ये प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है 56 C295 ट्रांसपोर्ट MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का फ्रॉम एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन का है ये, याद रखिएगा। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA ये कहाँ का है, स्पेन का है। और यहाँ से हम C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे कोई पूछे कि C295 MW क्या है, उसके बाद आपको ऑप्शन देंगे कि एक सैटेलाइट है, एक मिसाइल है, एक ये है, लेकिन ये क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इट्स अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एयरबस डिफेंस स्पेस SA स्पेन से लिया जा रहा है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। एंड ये जब आ जाएगा इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। Now this is the first project of its kind in which a military aircraft will be manufactured in India under technology transfer by a private company and it is expected to cost close to $3 billion। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे अपनी तरीके का जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आएगा, उस प्रोग्राम के अंतर्गत हम ये चीज़ करेंगे, इसको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि IAF को 56 एवरोस प्रोक्योर किए थे हमने 1960s में, एवरोस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो 56 एवरोस प्रोक्योर किए थे 1960s में और हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं। अगर एक बार एवरोस आ गए ये, दे कुड बी डिप्लॉयड ऑन टू द सी रूट्स रिप्लेसिंग द AN32S इन दो सेक्टर्स। तो AN32S जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड ये जो C295 MW ये जो प्लेन है ये 5 to 10 टन कैपेसिटी का है ना। 5 to 10 टन कैपेसिटी का, पैरा ड्रॉपिंग फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो एयरफोर्स है उसके लिए उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। 2+2 मीट टू डिस्कस अफगानिस्तान। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अभी रिसेंटली 2+2 मीट इंडिया ने किस कंट्री के साथ की है, तो हम जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मीट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने 2+2 मीट की है। कैनबरा इज डीपली डिसअपॉइंटेड बाय द तालिबान गवर्नमेंट, ये अनाउंसमेंट भी किया है उन्होंने इस 2+2 टॉक में। 2+2 में फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, आप सबको पता होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो रहते हैं दोनों कंट्रीज़ की, वो बात करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं और आगे की पॉलिसीज़ को बनाते हैं, ठीक है ना।
आगे की हम बात कर लेते हैं और क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यहाँ पे शक्तिकांता दास जी ने कहा है कि आरबीआई जो है अभी भी क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली ले नहीं पा रही है। क्रिप्टो करेंसी अभी भी इकोनॉमी के लिए ख़राब मानी जा रही है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया इज़ नॉट टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि सिक्योर्ड रहती है बाय क्रिप्टोग्राफी के कारण ये सिक्योर्ड रहती है, इस कारण से ही इसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको काउंटरफीट नहीं किया जा सकता या डबल स्पेंड या 2 बार इसको नहीं यूज़ किया जा सकता सेम ट्रांजैक्शन के लिए। मैनी क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब जिस टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है उसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब पब्लिक रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड जैसे मान लो, ये आप मान लो एक कोई, रुको लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी इजीली। एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल के अंदर ये देखो 10 अलग अलग रजिस्टर्स रखे हुए हैं, 10 रजिस्टर्स आर देयर, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, इन सारे में सेम रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर दिए। एवरी रजिस्टर इज वर्किंग थ्रू सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। इनको सेम रूल्स एंड रेगुलेशन में मैंने लगा दिया। और अगर एक ट्रांजैक्शन हुआ, मान लो सपोज 5 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसकी एंट्री मैंने हर रजिस्टर में किया। आई एम एंटरिंग इट इनटू एवरी रजिस्टर। हर रजिस्टर में मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ। तो देखो इसको काउंटर, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो गया, मतलब कि एक रिकॉर्ड है, पब्लिक रिकॉर्ड है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह सेंट्रलाइज्ड नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, इसका रिकॉर्ड जो है अलग अलग जगहों पे हमने कर दिया। अब देखो इसको काउंटर फीट करना कितना कठिन है कि अगर सपोज करिए एक ही रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हैं जिसमें आपके पास रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, तो यहाँ तो मैं कुछ एंट्री कर करके इसको खराब गलत भी कर सकता हूँ कि मैंने दिखा दिया कि 100 रुपये ज़्यादा है और खर्चे में दिखा दिया 20 रुपये कम खर्चा दिखा दिया, जो भी कर दिया। और दूसरा एक अगर, लेकिन मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें 10 अलग अलग रजिस्टर्स हैं, तो अगर मुझे इसको काउंटर फीड करना है तो मुझे सारे रजिस्टर्स में एंट्री करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि सेम डेटा सब में जा रहा है। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ 5 रुपये का, वो डेटा सब में चला गया, सारे रजिस्टर्स में एंट्री हो गई, है ना। और ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इसको हैश बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल हैश इन दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन। उसमें हम उसको HASH हैश बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये कोई हैश होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो इसलिए इसको काउंटर फीड करना काफ़ी कठिन होता है, चूँकि ये हर जगह मतलब कि एंट्री इसकी हो जाती है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया और दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।